बड़ी कोठी बना लिए, बड़े पद में, इसलिए जी सर करता रहता है। वो लोग नहीं करता, दिल से इज्जत नहीं देता आपको, इसीलिए तो आपको नहीं मानता वो। गलत बोल रहा हूं? सही बोले। सही। ये कौन सी क्रांति हुई? तीसरी। चौथी क्रांति कब हुई मालूम आपको? नहीं मालूम। ये युद्ध कभी रुका नहीं, फिर 1700 वर्ष ये युद्ध चलता था। इसी को किसने लड़ा? पुष्पमित्र शुंग के विरुद्ध, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध ये युद्ध किसने लड़े? संत कबीर ने लड़ा 600 वर्ष पहले, संत रविदास ने लड़ा 600 वर्ष पहले, महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़ा 200 वर्ष पहले, छत्रपति साहू जी ने लड़ा 150 वर्ष पहले। क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सुना। 150 से ज्यादा हमारे संत गुरुओं ने लड़ा। मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत टाइम होता है। संत गाडगे हैं, पेरियार है, गुरु नारायण है, बिरसा मुंडा है, समझ रहे? और इस क्रांति को सफलता कब मिली? कामयाब कब हुई क्रांति? 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 को जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को संविधान बनाने का मौका मिल गया, तो उन्होंने प्राचीन काल की सारी मान्यताओं को शून्य घोषित कर दिया। संविधान का आर्टिकल 13, संविधान का आर्टिकल 17 और लागू कब हो गई है? 26 जनवरी 1950। नहीं होगा 50 में, 26 नवंबर 1949 को ये प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसने भारत में कानून का रूप ले लिया, लागू हो गया। ठीक है जी जी। अब हमें क्या करना है? जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, कांग्रेस लड़ रही थी, ठीक है? उसी कांग्रेस में एक बड़े कद का नेता था और उस नेता का नाम था डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार। 1925 आते आते दो बातें स्पष्ट हो गई। 1925 आते आते दो बातें स्पष्ट हो गई। कौन सी दो बातें? एक बात यह स्पष्ट हो गई कि भारत आजाद होगा। ठीक है? टाइम चाहे जितना लगता है, क्योंकि इतना व्यापक रूप विरोध का फैल गया था और इस बीच में कई देश, ब्रिटेन सरकार ने आजाद भी कर दिया, है ना? तो ये क्लियर हो गया था कि भारत आजाद होगा। यहां तक डॉक्टर हेडगेवार को कोई नुकसान नहीं था, कोई विरोध नहीं। डॉक्टर हेडगेवार को विरोध किसका था? डॉक्टर हेडगेवार को विरोध इस बात का था कि भारत आजाद होगा, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या था? दूसरा ये भी तय हो गया था कि भारत की सत्ता किसी व्यक्ति, धर्म विशेष को नहीं मिलेगी। भारत की सत्ता भारत की जनता को मिलेगी, यानी लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र होगा, देश की प्रजा जिसको चाहेगी वही हुकूमत करेगा। ये डॉक्टर हेडगेवार को पसंद नहीं था। डॉक्टर हेडगेवार ने, पंडित गंगाधर तिलक ने, उस समय के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि चमार कमार महार भंगी कोली धोबियों को यदि संसद में भेजने की व्यवस्था होगी तो हमको ऐसी आजादी नहीं चाहिए। खुल के विरोध किया था कि नहीं? किया था। किया था ना विरोध? किया था ना? तब उनको ये लगा कि हमारा विरोध भी अब सफल नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटेन हुकूमत को कन्वेंस कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर इस देश की सच्चाई को समझाने में सफल हो गए हैं।
इसलिए अब शूद्रों को भी सत्ता की भागीदारी से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक जी। डॉक्टर हेडगेवार अलग हो गया और उसने आरएसएस का गठन किया। वही हो गया। आरएसएस का गठन किया कि ये आजादी तो मिलेगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो मिलेगा, लेकिन हम इसको सफल नहीं होने देंगे। समझ रहे ना आप लोग? जी। और वहां से उसने तैयारी की। बाबा साहब को भी एहसास हो गया था कि हमको डेमोक्रेटिक सिस्टम तो मिलेगा, लेकिन बहुत आसानी से ये हमें उसमें सफल नहीं होने देंगे। डॉक्टर हेडगेवार ने काम किया और बाबा साहब ने भी काम किया। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, खासकर अपने गौतम साहब का। समता सैनिक दल का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बाबा साहब ने सोचा कि जो स्वतंत्रता मिलेगी, जो हमें अधिकार मिलेंगे, उसकी रक्षा करने के लिए हमको एक सेना तैयार करनी पड़ेगी। ये ब्राह्मण बड़ी आसानी से हमें वो हासिल नहीं होने देंगे। इसलिए 24 सितंबर 1924 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समता सैनिक दल का गठन किया। आरएसएस से पहले। आरएसएस से 1 साल पहले वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। और उन्होंने ये तय किया कि प्रशिक्षण के माध्यम से हम बहुजन समाज के सैनिक तैयार करेंगे, करोड़ों की संख्या में सैनिक तैयार करेंगे। उसके लिए उन्होंने बॉम्बे में सिद्धार्थ इंटर कॉलेज बनाया। ऐसे नहीं थे बाबा साहब, 1,000 रुपए 500 रुपए उन्होंने पूरे देश भर से मांगे कि मुझे एक ऐसे स्थान का निर्माण करना है जहां भावी देश को संभालने के लिए मुझे मेरे लोग तैयार करने, मुझे मेरे बच्चे तैयार करने। मालूम है आपको ये बात है? नहीं मालूम ना? पूछना अपने सीनियर लोगों से कि धर्म प्रकाश पार्टी ऐसा बोल के गए थे, सही बोल के गए थे कि गलत बोल के गए थे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर हेडगेवार के लोगों में और बाबा साहब के लोगों में क्या फर्क है? डॉक्टर हेडगेवार के लोगों ने ईमानदारी से काम, जैसा डॉक्टर हेडगेवार ने बताया, 100% त्याग, समर्पण कर दिया। और पिछले 95 वर्षों से वो रातों दिन उसका अविवाहित रह करके भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। सच्चाई हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर अपन बुद्ध के फॉलोवर है तो बुद्ध ने एक बात नहीं की। जब राहुल उनके पास आए, माता यशोधरा ने कहा ये तुम्हारे पिता है, इनसे अपना उत्तराधिकार मांगो। वो आ गए। राहुल ने कहा मेरे पिता है, मुझे उत्तराधिकार दीजिए। अच्छा, बुद्ध के पास तो 3 चीवर छोड़ के कुछ नहीं क्या देते, वो तो सन्यासी थे, फकीर थे। क्या था बुद्ध ने राहुल को? उन्होंने कहा राहुल, जीवन में कभी भी हंसी मजाक में भी, जीवन में कभी भी हंसी मजाक में भी गलती से भी झूठ मत बोलना। झूठ मत। ये बुद्ध ने राहुल को उपदेश दिया अपने बेटे को। अगर हम उनके फॉलोवर हैं तो हमको उसका पालन नहीं करना चाहिए? क्यों साहब? हमें ये आलोचना की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, ये समालोचना की दृष्टि से लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर एक कमीशन करता है मरीज का, 4-5 दिन दवाई लेता, ठीक नहीं होता तो फिर वो कहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसका ब्लड टेस्ट कराओ, इसका यूरिन टेस्ट कराओ। क्यों कराता है कि नहीं? और जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर वो ट्रीटमेंट है, तभी तो दवाई फायदा करती है। तो हमें समाज में नहीं करना चाहिए काम कि आरएसएस से पहले जो हमारा समता सैनिक दल, हमारे महापुरुष, हमारे महापुरुषिया ने हमें दिया, वो सफल क्यों नहीं? आरएसएस के
ताकत के मुकाबले हम कहीं आते हैं आज की तारीख में? नहीं आते ना। उन्होंने गांव के सरपंच से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कब्जा कर लिया है जी। सारे न्यायपालिका पे कब्जा कर लिया है, न्यायपालिका भी 100% मीडिया पे कब्जा कर लिया है, 100% शासन प्रशासन व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। कहाँ खड़े हैं हम? हमको चिंतन नहीं करना चाहिए? 100 साल हो गए हैं, करना चाहिए। 24 सितंबर को समता सैनिक दल की स्थापना हुए 100 वर्ष होंगे जी। हमको 100 वर्ष के काम की समीक्षा नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए, करनी चाहिए। और जो बीमारी निकले उसको दूर करने के लिए हमें सही इलाज करना चाहिए। यदि हम सच्चे मिशनरी हैं तो और केवल भाषण देना है, घर परिवार चलाना है, तो चल ही रहा है 100 वर्षों से। ठीक है, 4 क्रांति की बात सुन लिया जी। 5वीं क्रांति भी पिछले 95 वर्षों से चल रही है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ाई। अदृश्य ब्राह्मण कभी सामने से नहीं लड़ता है जी। किसी भी युद्ध को देख लीजिए आप, वो पीछे से लड़ता है जी, षड्यंत्र से लड़ता है, षड्यंत्र कर और अपने विरोधियों को कंफ्यूज करता है। 2 काम करता है, एक तो करता है, आपस में लड़ाता है जी, झगड़ा कराता है, दूसरा कंफ्यूज करता है ना जी, कंफ्यूज करता है। अब ये जो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन का राष्ट्र बनाएंगे, सनातन धर्म लाएंगे, जिसके लिए गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, कार्ड बांट रहे हैं, जहां उनकी सरकारें RTL लगा है, SP लगा है, थानेदार लगा है, सरकारी आदेश उन्होंने जारी कर दिए। अच्छा, जो सरकारी आदेश उन्होंने जारी किया वो जिस कलेक्टर ने किया या जिस चीफ सेक्रेटरी ने किया, संविधान उसको इजाजत देता है? कभी नहीं देता ना। आप कैसे आदेश कर देंगे कि आपको मंदिर का सजावट करनी होगी, आपको भंडारा करना होगा, आपको राम भक्तों के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, और हम कह रहे हैं कि संविधान को खत्म ही नहीं कर सकता। कई हमारे पढ़े लिखे साथियों ने कहा, सर एक बात बोलूं, मैंने बताइए, किसी के बाप में ताकत नहीं है कि संविधान को खत्म कर दे। मैंने अच्छा सर क्यों? बोले आप जानते हैं कुछ? मैं नहीं जानता, जो मुझे बता दो। बोले पूरे यूएसए कोई ऐसा यूनाइटेड नेशन, वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। कई राष्ट्र मिलकर मान्यता देते हैं। मैंने कहा साहब ये नियम तो है, ये तो मैंने पढ़ा है, फिर कैसे हो जाएगा? तो मैंने कहा मेरे पास एक उदाहरण है, आप उसको खारिज करिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सबकी आपको भी जरूरत है, आपको भी आएंगे। आप जब कहेंगे संविधान खतरे में, तो कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी कहेगा आपको, अनपढ़ जवाब नहीं कहेगा, ये बता दो। पढ़ा लिखा आदमी कहेगा किस बेवकूफ ने बता दिया आपको संविधान खत्म हो जाएगा, मजाक है। मैंने उनको बताया, मुझे बताइए अफगानिस्तान में एक आतंकवादियों का संगठन बना था जिसका नाम था तालिबान। बना था मालूम? उसने 30 वर्ष लड़ाई लड़ी, और उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपनी फौजें उतारी। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने अपनी फौजें उतारी। आज से 1.5 वर्ष पहले अमेरिका की फौजें भाग गई हथियार छोड़ के, और उन तालिबानियों ने संसद पर कब्जा कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया, अपनी सरकार स्थापित कर दी। बताइए कर दी कि नहीं कर दी? अब दूसरे देश क्या कर सकते हैं? दूसरे देश एक काम कर सकते हैं कि वो आप पे प्रतिबंध लगा देंगे, आर्थिक प्रतिबंध। आर्थिक प्रतिबंध मतलब हम आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, हम आपको कोई मदद नहीं करेंगे। तालिबानियों ने कह दिया कि हमारे यहाँ नेचुरल प्राकृतिक संसाधन इतने हैं
कि हम अपने संसाधनों से अपना देश चला लेंगे, हमें दुनिया के किसी देश की जरूरत नहीं है। यह उदाहरण है कि नहीं है? है। क्या दुनिया का जो कानून बना हुआ है, पूरे विश्व का जो कानून बना हुआ है, वो तालिबान पर लागू नहीं होता? क्या लागू हुआ? नहीं नहीं हुआ ना। अच्छा बात है, ये तैयारी आरएसएस की। अग्निवीर का अध्ययन किया कभी आपने? नहीं किया। ये गुजरात का फार्मूला है। ये उन्होंने पहले गुजरात में शुरू किया। गुजरात में उन्होंने किया कि सरकारी टीचरों की जो भर्ती होगी उसमें 5 साल तक संविदा पे रखा जाएगा। 5 वर्ष तक परमानेंट नहीं ड्यूटी मिलेगी, टेम्परेरी जॉइनिंग होगी। ठीक है। फिर क्या होगा? 5 साल के बाद 75% निकाल दिए जाएंगे, 25 लोग परमानेंट कर दिए जाएंगे। अब वो 5 साल में क्या करते हैं? ऐसा ही उन्होंने पुलिस में किया। वहां वो क्या करते हैं कि जब भर्ती निकलती है तो अपने कैडर, जो 90 वर्षों से उन्होंने अपने कैडर से जिनको तैयार किया है, उनको उसमें भेजते हैं। वो अधिकांश ऑफिसर, अधिकारी, चयन बोर्ड भी उन्हीं का होता है ना, तो वो उसमें भेजते हैं। लेकिन पूरे 100 के 100% नहीं भेज पाते, उसके बाद भी दूसरे लोग भी चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आने। तो जो उनके लोग होते हैं, आरएसएस के कैडर के द्वारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो लोग, उन बच्चे तैयार उन्होंने किए हैं, उन बच्चों को परमानेंट कर देते हैं और बाकी 75 को बाहर निकाल। यही उन्होंने भारत की सेना में लागू कर दिया। आपको नहीं मालूम? 1 साल से उधम मच रहा है। सारे अखबार, टीवी बने रहे उस पर। कई दिन संसद बंद रही, संसद नहीं चली, राज्यसभा नहीं चली, लोकसभा नहीं चली। क्या कर दिया उन्होंने? 1 लाख बच्चे भर्ती करेंगे और उनको 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद उसमें से 25% को रखा जाएगा, 75% को निकाल दिया जाएगा। अर्थात जो सैनिक स्कूल उन्होंने खोले हैं, आरएसएस के सैनिक स्कूल है हजारों की संख्या में, जहां सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है, तो सैनिक की ट्रेनिंग दे दे के वो अपने बच्चे तैयार कर रहे हैं। तो 1 लाख के 1 लाख तो पहुंच नहीं पाएंगे ना। उन्होंने लगाया कि कम से कम 100 में 25 तो पहुंचेंगे। तो जो 100 में 25 हमारे पहुंच जाएंगे उनको परमानेंट कर देंगे और बाकी और जो हमारे नहीं पहुंचेंगे उनको निकाल के आउट कर देंगे। इसका मतलब 10 वर्षों में, 15 वर्षों में संपूर्ण 15 लाख सेना को वो आरएसएस के कैडर के लड़कों के हाथ में दे देंगे। ये पिलाने के कितने पढ़े लिखे लोगों ने अध्ययन किया इस बात? बहुत कम। अग्निवीर जानता है। अग्निवीर वही की अग्निवीर योजना चलाने के पीछे मंशा क्या है? कोशिश क्या है? कोशिश क्या है? क्या बाबा साहब के बेटों को अपनी आंखें खोलकर इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। जब मिलिट्री, पुलिस फोर्स सब उनके हाथ में होगा तो आप कौन सी तोप चला लोगे? नहीं चला पाए। आज भी पुलिस की जब 10 गाड़ियां फ्लैग मार्च करती हुई निकलती है ना, राइफल और वो AK-47 ऊपर करके, बड़े से बड़े मर्द के बच्चे मैंने देखे हैं, कुंडी लगा के अंदर घुस जाते हैं घर में, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं। सच्चाई ये है, नहीं है सच्चाई ये? सही है। तो जो ये भयंकर खतरे हमारे सामने हैं, ये खतरे सफल ना होने पाए उससे पहले हमको इन्हें जन जाना है। ये हमारी जरूरत होनी चाहिए। एक बात मैं जो मैं आपको बता रहा था वो बता के खत्म कर दूंगा। लोकतंत्र आएगा ये हेडगेवार को पता था, लेकिन लोकतंत्र फेल करना है, इसके लिए 1925 से आजादी मिली 47 में, फेल करने की तैयारी हो गई 1925 से शुरू। क्या तैयारी हुई? नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं।
4 पिलर है जिन पर लोकतंत्र टिका है। 3 पिलर संवैधानिक है, एक चौथा पिलर मीडिया है जो संवैधानिक नहीं है लेकिन बहुत ताकतवर है। जी समझ रहे कि नहीं? 4 पिलर बोले जाते हैं लोकतंत्र के जिन पर लोकतंत्र टिका है। ठीक है। एक पिलर क्या है? विधायिका। विधायिका माने जनता के द्वारा, जनता के लोग प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे। प्रजा के द्वारा प्रजा के लोग प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे और फिर वो सरकार बनाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं विधायिका। एक होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं हम? IAS IPS जो सरकारी नौकरी कर्मचारी है। विधायिका नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, कायदे बनाएगी और उसको अमल करेगा कार्यपालिका, एडमिनिस्ट्रेशन। यही है ना? जी। तीसरा क्या है? लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? विधायिका की रक्षा कौन करेगा? कार्यपालिका की रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। ठीक है, बन गए ना? RSS ने क्या शुरुआत की? इसको फेल कैसे करना है? तो फेल करने के लिए उन्होंने एक मंत्र, भाई लोकतंत्र किसके लिए बना? जनता के लिए। जनता के लिए। अब जनता में अविश्वास पैदा करना है, जनता में लोकतंत्र के विरुद्ध आक्रोश पैदा करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा? वो जब होगा जब ये 4 पिलर करेक्ट हो जाएंगे। ये 4 पिलर जब भ्रष्ट हो जाएंगे तो जनता खुद आवाज लगाएगी कि ऐसे लोकतंत्र में आग लगा दो, इससे तो अच्छा है मिलिट्री शासन लागू कर दो। और हमारे बहुत पढ़े लिखे मूर्ख कहते हैं अरे साहब नेताओं में तो लैन लगा के गोली मार देनी चाहिए, मिलिट्री शासन लागू कर देना चाहिए। ऐसा प्रचार वो अपने कैडर के माध्यम से फैलाते हैं, रूमर फैलाते हैं। समझ पा रहे ना मेरी बात? जी। अब मैं पूछना चाहता हूं, न्यायपालिका के लिए मुझे कुछ नहीं कहना। संविधान मुझे न्यायपालिका के संबंध में बोलने की इजाजत नहीं देता है और मैं संविधान का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है, आप अपने आप सोच लीजिए कि न्यायपालिका का रोल क्या है। मैं नहीं कुछ कहना चाहता। 3 के लिए बोल सकता हूं मैं खुलकर, यह संविधान मुझे बोलने की इजाजत देता है। क्या हमारी विधायिका, हमारे नेता लोग ईमानदार हैं? नहीं। बेईमान है ना? क्या हमारे अधिकारी लोग, कार्यपालिका में बैठे लोग ईमानदार हैं? नहीं ना? 1-2 की गिनती नहीं है कोई। 5 करोड़ में अगर 10,000, 15,000, 20,000 ईमानदार होंगे भी तो वो पिसते रह जाते हैं बेचारे। वो ट्रांसफर और सस्पेंड झेलने में ही लगे रहते हैं पूरी नौकरी, है ना? बस यही बताते रहते साहब मेरी 10 साल की नौकरी में 24 ट्रांसफर हो गए, लेकिन मैंने साला किसी नेता की बात नहीं। इतना जरूर बताते रहते हो अपना सीना चौड़ा करके। क्यों? कुछ लोग बताते कि साहब बहुत पॉलिटिकल दबाव होता था, हम जस्टिस नहीं कर पाते थे तो रिजाइन कर दिया, हमने तो फार्म हाउस खोल लिया। मुझे मिलते हैं ऐसे लोग, आप लोगों को मिलते होंगे। ठीक है ना? अच्छा, मीडिया ईमानदार है कि बेईमान है? मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बेईमान है तो वो है भारतीय मीडिया जी। जो 100% झूठ बोलता है, सच तो उसके आसपास है ही नहीं। ठीक है ना? 4 बात आ गई समझ में? चलो 5वीं बात अपनी कर लेते हैं हम और आप।